अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑफ ईच सिस्टम। सो प्रीवियसली हमने फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन मैंने जो बोला था उसमें मैंने 3 स्टेजेस इंक्लूड किए। स्टेज 1 इट्स नोन एज फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी। सेकेंड स्टेज को हम बोलते हैं पीरियड ऑफ डिक्रीज्ड रेस्पॉन्सिवनेस एंड थर्ड स्टेज को हम बोलते हैं सेकेंड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी। सो इसके बाद मैं आपको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैं आपको बताऊंगी फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन ऑफ ईच सिस्टम। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन से, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ये क्या होता है, सबसे क्रिटिकल एंड इमीडिएट फिजियोलॉजिकल चेंज होती है बच्चे में। क्रिटिकल एडजस्टमेंट होता है यहाँ पे बच्चे में। यहाँ पे क्या होता है, सो ये एक क्रिटिकल एडजस्टमेंट होता है आफ्टर द कटिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। सो मोस्टली न्यूबॉर्न जो होते हैं, यहाँ पे क्या होता है उनको बहुत ज्यादा हम देखते हैं, मतलब बहुत केसेस में ऐसा होता है, न्यूबॉर्न्स को बहुत एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है। सो ब्रीदिंग जो होती है, ये सबसे ऑनसेट ऑफ ब्रीदिंग जो है न्यूबॉर्न के लिए ये एक सबसे इमीडिएट फिजियोलॉजिकल चेंज है जो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्रिटिकल एंड इमीडिएट फिजियोलॉजिकल चेंज, क्रिटिकल एंड immediate physiological change required to the newborn is the onset of breathing. So, इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो स्टिमुलाई होता है दैट हेल्प्स, जो स्टिमुलाई होती है जो बच्चे को हेल्प करती है फर्स्ट ब्रीदिंग में, दैट इज मतलब जो फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं दैट इज केमिकल एंड थर्मल फैक्टर। दैट इज केमिकल एंड थर्मल फैक्टर। सो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, द स्टिमुलाई दैट हेल्प्स इनिशिएट द फर्स्ट ब्रेथ आर, तो ये क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं फर्स्ट ब्रेथ को, इनिशिएट करते हैं फर्स्ट ब्रेथ को, यानी कि वो फैक्टर्स क्या क्या है, केमिकल फैक्टर एंड थर्मल फैक्टर। सो केमिकल फैक्टर में क्या होता है, केमिकल फैक्टर इन द ब्लड, यानी कि केमिकल फैक्टर्स ब्लड में क्या क्या होते हैं, यानी कि ब्लड में कभी कभी क्या होता है केमिकल फैक्टर्स इन द ब्लड, यानी कि लो ऑक्सीजन, हाई कार्बन डाइऑक्साइड फॉर एग्जांपल एंड लो पीएच होता है। सो इनिशिएट करता है वो ये इम्पल्स जो होते हैं उनको इनिशिएट करता है। तो इनिशिएट करने की वजह से जो मेडुला होता है सो वो एक्साइट करता है रेस्पिरेटरी सेंटर को, सो ऐसे हम लिख सकते हैं केमिकल फैक्टर्स in the blood, low pH, low oxygen and high CO2 initiates impulses that excites the respiratory
तो रेस्पिरेटरी सेंटर को वो एक्साइट करते हैं इन द मेड्यूला, जो मेड्यूला में होते हैं। सो उसके बाद यानी कि ये भी एक फैक्टर है। सेकंड फैक्टर जो है प्राइमरीली थर्मल स्टिमुलस, प्राइमरीली थर्मल स्टिमुलस। सो उससे क्या होता है, थर्मल स्टिमुलस से थर्मल स्टिमुलस इसमें क्या होता है, प्राइमरीली थर्मल फैक्टर में क्या होता है, जो बेबी होता है उसको हम सडनली वार्म टेम्परेचर से निकालते हैं, वार्म टेम्परेचर से निकालते हैं और उसको हम कूलर टेम्परेचर पे एंटर करते हैं। वार्म टेम्परेचर से उसको निकालते हैं एंड कूलर टेम्परेचर में उसको हम डालते हैं। और कूलर टेम्परेचर में डालते ही उसको जो चिल्स जो होते हैं, यानी कि वो चिलिंग फील करेगा, तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है जब बच्चा मतलब ये सांस लेता है। सो जो ये मतलब ये एब्रप्ट चेंज जो आती है एटमॉस्फेयर में, ये एक्साइट करता है सेंसरी इम्पल्सेस को इन द स्किन, यानी कि जो स्किन होते हैं वहां पे जो सेंसरी इम्पल्सेस होते हैं, तो वो ट्रांसमिट करेगा, वो वहां से ट्रांसमिट करेगा टू द रेस्पिरेटरी सेंटर। मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगी। थर्मल फैक्टर में क्या होता है, हम बेबी को सडनली वार्म टेम्परेचर से उठाते हैं और कूलर टेम्परेचर में डालते हैं। कूलर टेम्परेचर में डालते ही जो उसको चिलिंग होती है, तो ये एक एब्रप्ट चेंज आती है बच्चे के एटमॉस्फेयर में। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक्साइट सेंस। फिर जब उसको हम कूलर टेम्परेचर से उठाते हैं एंड वार्म टेम्परेचर से उठाते हैं, कूलर टेम्परेचर में डालते हैं, सो उसकी वजह से उसको जो चिलिंग होती है, सो एक एब्रप्ट चेंज आती है बच्चे के एटमॉस्फेयर में, जो एक्साइट करता है सेंसरी इम्पल्सिस को, जो एक्साइट करता है सेंसरी इम्पल्सिस को इन द स्किन। जो स्किन में सेंसरी इम्पल्सिस होते हैं, तो उनको वो एक्साइट करता है। तो वहां से क्या होता है, दैट इज ट्रांसमिटेड टू द रेस्पिरेटरी सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर। सो इसमें हम और एक तरीका भी देख सकते हैं, टैक्टाइल स्टिमुलेशन जिसको हम बोलते हैं। सो ये भी एक इनिशिएटिंग रेस्पिरेटरी मेथड होगा, यानी कि जो रेस्पिरेशन है ऐसे भी हम ये इनिशिएट कर सकते हैं। सो जैसे हम सबको पता है, जब बेबी होता है उसको हम स्लैपिंग भी करते हैं, यानी कि उसके बटाक्स पे स्लैप भी कर सकते हैं, यानी कि ये एक मेथड है। टैक्टाइल स्टिमुलेशन का एक ही मेथड है, टैक्टाइल स्टिमुलेशन इंक्लूड्स स्लैपिंग करते हैं हम बच्चे के बटाक्स पे, फ्लिकिंग सोल्स, जो सोल्स होते हैं बच्चे के, उस पे हम फ्लिक करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, अगर जो बच्चा होता है उसके जो सोल्स होते हैं उसको हम फ्लिकिंग इन द सेंस, उसको हम किसी भी चीज से हम उसको मतलब फ्लिक करते हैं, मतलब उसको हम थोड़ा सा मतलब वो गुदगुदी टाइप मतलब जैसा होता है वैसे भी हम बच्चे के सोल्स पे कर सकते हैं। या तो हम जेंटली जो बच्चे का ट्रंक होता है या बैक होता है बच्चे का, या एक्सट्रीमिटीज होते हैं, उस पे हम जेंटली रब कर सकते हैं, जेंटली उस पे हम रब कर सकते हैं। तो ये था रेस्पिरेटरी सिस्टम में। उसके बाद हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में तो सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी, जो प्रीमैच्योर इन्फेंट्स होते हैं वो हमेशा एनकाउंटर करते हैं रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज से, यानी कि जो रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज होती है प्रीमैच्योर बेबीज में, उनमें बहुत ज्यादा वो हो सकती है बिकॉज ऑफ इमैच्योरिटी ऑफ द लंग्स। जो लंग्स होते हैं वो इमैच्योर होते हैं प्रीटर्म बेबीज में, तो उसकी वजह से वो रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज उनमें सबसे ज्यादा हो सकती है।
सो जो नर्सेज या डॉक्टर जो भी वहाँ पे प्रेजेंट होता है, या पीडियाट्रिशियन नर्सेज होते हैं या स्टाफ नर्सेज वहाँ पे प्रेजेंट होगी, सो उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है फॉर द साइंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो सो एज ए नर्सेज अगर आप लोगों को कोई पेशेंट अलॉट है, कोई आप पीडियाट्रिशियन यूनिट में हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, मॉनिटर करना है कंटिन्यूसली बेबी को, मॉनिटर फॉर साइंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, साइंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। सो साइंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के लिए कंटिन्यूसली आप लोगों को मॉनिटर करना है। सो सर्कुलेटरी सिस्टम हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।